कुछ न्यौछावर किया। जब उन्हें अपने देश से नरसंहार के बाद अपना देश त्यागना पड़ा, माँ भारती ने अपने खुले बाहों के साथ उन्हें जगह दी, और उन्होंने भी माँ भारती को वापस में अपना तन मन और धन न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान संप्रदाय पारसी संप्रदाय से हमें आज मिलवाने के लिए हमारे बीच अरनोश भाई कपाड़िया जी आए हैं। अरनोश जल भाई कपाड़िया जी, आपका प्रथम संस्करण युवा वर्चस्व में स्वागत है। नीलू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया मेरी कम्युनिटी के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। सर्वप्रथम मैं माँ भारती के चरणों में नमन करना चाहता हूँ और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा आपके चैनल पे बुलाने के लिए, वो भी पहला आपका एपिसोड। पहला एपिसोड, पहला घर, पहली कोई भी चीज जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस महत्वपूर्ण क्षण में, उस पल में आपने मुझे याद किया। पारसी समाज के एक ऐसे अति अल्पसंख्य, आपने कहा अल्पसंख्य, तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं मैं आपको कि ये अति अल्पसंख्य समाज है, माइक्रो माइनॉरिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। और हिंदुस्तान की ही नहीं, केवल इंडिया की ही नहीं, पूरे विश्व की अगर कोई अति अल्पसंख्य कौम है तो वो हम पारसी हैं। और अगर हम फले फूले हैं तो माँ भारतीय के कारण, भारत माता के कारण, इस हिंदुस्तान की धरती के कारण अगर हमने हमारा धर्म बचा है, हमारा संस्कृति बची है, आज हमारा नाम बचा है, तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान की जनता, उस समय जो रहे थे जब हम आए थे आज से 1300 साल पूर्व। मैं उस बात पे भी आऊंगा धीरे आस्ते। तो नीलू भाई, जैसे शुरुआत होती है पर्शिया से, लोग आज उसको ईरान के नाम से जानते हैं, पर मैं ईरान नहीं बोलता हूँ, मुझे उस चीज से थोड़ी सी दिक्कत है, परहेज है मुझे ईरान शब्द से क्योंकि ईरान शब्द तो तब हुआ जब हमारा, लोग कहते हैं, मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे तहे दिल से बहुत दुख होता है कि माइग्रेशन, माइग्रेट, पलायन, मुझे ये तीनों चारों शब्दों से नफरत है। ये माइग्रेशन नहीं था, ये उस जी। समय का मास मास ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं कि लाखों लाख। हम हिंदुस्तान जब आए थे तब हमारी संख्या थी 1300 वर्ष पहले 2 लाख के आजू बाजू, जब हम आए थे। तो उस समय के 2 लाख के आप जनसंख्या समझ सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी हुआ नहीं करती थी उस समय में। तो 2 लाख की जो जनसंख्या है, तो उसको माइग्रेशन नहीं कहा जाएगा। माइग्रेशन उसे कहा जाए कि जब कोई राजा राज्य को चलाने के लिए वो नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, जब प्रजा उस पर विश्वास करना छोड़ देती है, तब प्रजा वहां से पलायन करती है। जब किसी राज्य में भूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है, जैसे कि अभी कोरोना बीमारी आई थी, तो जब जनता का विश्वास उसके राजा से हट जाता है, तब उसे पलायन कहा जाता है कि वहां की जनता वहां से निकल गई, क्योंकि वहां पर भूखमरी, अकाल मृत्यु, ये सब काम चल रहा था। मैं पर क्षमा के साथ आपसे पर्शिया, मैं निवेदन करूंगा कि जी आप थोड़ा सा जी धीरे बोले, क्योंकि हमारे श्रोताओं को जी, यह बात सुनना और समझना भी है बिल्कुल कि पलायन नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पलायन ये नहीं है। पलायन नहीं था, ये पलायन नहीं था, क्षमा ये क्षमा के साथ मैं अब, आपको एक सेकंड के लिए मैं वापस आपको यही लाना चाहूंगा इसी शब्द पे। जी आपने जैसा बोला कि इतिहास जी में इतिहासकारों द्वारा यह शब्द जी, रचा गया कई बार। रचा गया, इवन 1900, आजकल अगर हम लेटेस्ट बात करें तो 1990 में जो जी पंडितों के साथ हुआ वो भी शायद पलायन नहीं जी। था। कश्मीरी, देख, कश्मीरी जी पंडितों के साथ मैं वो उस बात पे भी आऊंगा नीलू भाई, उस बात पे भी मैं धीरे धीरे अपनी जो बात है उसको बिल्डअप करते जाऊंगा। जी जी। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि ईरान जो शब्द है वो तो बाद में जब वो मुस्लिम कंट्री हो गया, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री घोषित होगा, उसके बाद का वर्ड है ईरान। तो एक्चुअली पर्शिया ही बोलूंगा मैं। तो मैं पर्शिया स्वागत से करूंगा आपके अ, उस शब्द का। मैं स्वागत करूंगा हर उस आपके कदम का जिससे आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जी आज के भारत में बिल्कुल प्रमाणित रहे। हम आपके साथ खड़े हैं।
और मैं आपसे अनुरोध और करूंगा कि आप ईरान की जगह पर्शिया ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और इस संस्कृति और इस सभ्यता का भी वादा है हिंदुस्तान की धरती से, कण कण से, कि जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, जब तक ये आखिरी एक पारसी भी बचा रहेगा, एक जोरास्ट्रियन आखिरी भी बचा रहेगा, तब तक इस मातृभूमि के लिए अगर जान न्यौछावर भी करनी पड़ेगी तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो फिजिकली हो, अ, आपकी फाइनेंशियली हो, या किसी भी चीज के रूप में हो। क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आज पर्शिया के पास हिंदुस्तान था सर। ठीक है, आज पर्शिया के पास हिंदुस्तान था आने के लिए, पर हिंदुस्तान के पास एक दूसरा हिंदुस्तान नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान की जनता को, यहाँ के युवाओं को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत संस्कृति है। हिंदुस्तान की संस्कृति, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस, भाषाएं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान में। इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन इस इंडिया का कोई रेप्लिका नहीं है दोस्तों। इंडिया सिर्फ एक ही इंडिया है। अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ा, ईश्वर ना करे, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ा, तो हमारे पास कोई दस्तक देने के लिए पर्शिया के पास इंडिया था, पर इंडिया के पास एक और इंडिया नहीं है। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ कि जो पलायन शब्द का इतिहासकार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल, ये सब जो यूज करते हैं, उससे बड़ी मुझे चिढ़ होती है कि अगर मास ऑफ पीपल, जिनकी घर के मर्दों पे तलवारें रखकर, उन्हें बीच में से काट कर, उनकी महिलाओं को बीच बाजार में बेचकर, अगर आप उस चीज को पलायन बोलते हैं, तो मुझे शर्म आती है ऐसे इतिहासकारों पे, मुझे शर्म आती है गूगल पे वो आर्टिकल लिखने वालों पे, कि ये पलायन नहीं हो सकता अगर आप किसी की माँ बहनों को गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके बाजारों में बेचते हैं। मैं शब्द का यूज करूंगा क्योंकि उस टाइम ये हुआ करता था, ऐसा होता था। तो ये सबको पलायन नहीं, इसे जेनोसाइड कहेंगे। ये मेरे हिसाब से दुनिया के इतिहास का पहला जेनोसाइड अगर कोई हुआ होगा, तो वो पावन धरती पर्शिया में हुआ था। और पर्शिया से फिर हम जेनोसाइड होके निकले, काफी संघर्ष रहा। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ नीलू जी, अपन इंदौर में रहने वाले लोग हैं। अब मुझे विजयनगर जाना है कहीं पे, मैं मेरे क्षमा पास चाहूंगा, विजयनगर। लेकिन जी। आप जितना जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं और आप अपने कल्चर के बारे में जी, बता रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम दें, तो वो बेहतर रहेगा आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब हमारा जेनोसाइड हुआ, हम पर्शिया से इंडिया की तरफ मूव होना चालू हुए। अब वो इंडिया की तरफ क्यों मूव हुए? यार हम अ, ग्रीस जा सकते थे, हम पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते थे, हमारा तक तो राज चलता था, क्योंकि ग्रेट ईरान कहा जाता था, तो ग्रेट पर्शिया कहा जाता था, माफ कीजिएगा, ग्रेट पर्शिया कहा जाता था। तो ग्रेट पर्शिया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि आधी से ऊपर सल्तनतें जीत के हमने रख दी थी साइड में, कि बहुत बड़ी ग्रेट ईरान इसलिए कहा जाता था ग्रेट पर्शिया। तो अब मैं आता हूँ कि हम जेनोसाइड होके इंडिया ही क्यों आए। तो यूरोप भी जा सकते थे हम, रशिया जा सकते थे हम, अरब कंट्रीज में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब हम कहीं पे भी अरब कंट्रीज में हमारा गेट ठकठकाते, किसी का दरवाजा ठकठकाते, उनसे पनाह मांगते, उनसे दरखास्त करते, तो सबसे पहले तो हमें हमारे धर्म को साइड कर दिया जाता और हमें कह दी जाती कि 5 टाइम की आप नमाज पढ़िए, और उसके बाद आप मोस्ट वेलकम है, आपको घर, शेल्टर, फूड, आपकी औरतों को सिक्योरिटी। हजारों सालों से जब सभ्यताएं चली आती थी, जैसे कि अब हिंदुस्तान में सभ्यता चली आती थी कि हड़प्पा डायनेस्टी, इजिप्ट की तरफ अपन जाएंगे तो इजिप्शियन सभ्यता चलती थी, और वैसे ही पर्शिया और बेबीलोन की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे जो सभ्यता चलती थी, जहां से पर्शियन जोरास्ट्रियन धर्म की शुरुआत हुई है, उस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज भी वहां पर, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इतिहास इतिहास होता है। वहां पर आज भी मूर्तियां, आज भी अवशेष, आज भी अगर हम खुदाई करने जाएंगे, तो काफी कुछ मेसोपोटामिया की ऐसी सभ्यताओं के बारे में, ऐसे पर्शियन धर्म के बारे में, जोरास्ट्रियनिज्म के बारे में, ऐसे कहीं कहीं रहस्य, कहीं रहस्य मालूम पड़ेंगे। क्योंकि अब वो अरब कंट्री हो चुकी है, तो उसमें कोई अलाउ करेगा नहीं वो सब करने के लिए, एक वो अलग विषय है। तो हम लोग हिंदुस्तान, भारत के साथ, भारत को भारत हमें, जो पर्शिया था,
उसको एक वर्ड बोलता था जो कि कहीं एशियन इंडियन टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। उसका नाम था परसिखा। पर सिखा, नीलू भाई आपको समझ आ रहा है, पर सिखा बराबर। जी जी बिल्कुल। तो जी, पर पर सिखा। पर सिखा का मतलब क्या होता है? पर सखा का मतलब ये होता है कि पर्शिया में रहने वाला मेरा सखा। सखा मतलब मेरा भाई, मेरा बंधु और मेरा दोस्त बराबर। आज भी हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ये मेरा सखा है, सखा। ये मेरा दोस्त है बराबर। तो जी पर बिल्कुल। सिखा के नाम से कहीं कहीं इंडियन टेक्स्ट के अंदर, और अगर आपको उन इंडियन टेक्स्ट के बारे में जानना है तो कोलकाता के अंदर नेशनल लाइब्रेरी है। उस नेशनल लाइब्रेरी के अंदर जोरास्ट्रियनिज्म और इंडियन हिंदुइज्म कल्चर, जो सनातन धर्म है, उसमें क्या समानताएं हैं, क्या कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या रहस्य रहा है, और क्या उनका महत्व रहा है आने का, पर्शियंस का, जोरास्ट्रियनिज्म का, वो सब बताया गया है उसके अंदर। मैं वहीं से ही आपको, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सब ऑडियंस को। तो सबसे पहले हम आए, हम अ, यजद जिसको बोलते हैं, पर्शिया में एक जगह है जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ से समुद्र चालू हो जाता है, पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, है ना। ने हमारी जो पवित्र अग्नि है, जिसको हम आतस बहरम कहते हैं, आतस बहरम, जो हमारी पवित्र अग्नि है, क्योंकि हम लोग अग्निहोत्री, अगर इंडियन लैंग्वेज सनातन धर्म के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंडियन ही है, हिंदुस्तान से ही है, तो सनातन धर्म और इंडियन लैंग्वेज में बात करूं तो हम लोग अग्निहोत्री जनेऊधारी ब्राह्मण्स हैं। हम लोग जनेऊ पहनते हैं। हमारे में लड़का और लड़की दोनों की जनी होती है, जिसमें जो कि प्यूबर्टी के पहले होती है। जब लड़के को प्यूबर्टी आने वाली होती है, जो एज में, उस एज के 1-1.5 साल पहले लड़के की जनी हो जाती है। कि जब प्यूबर्टी आने वाली होती है उसके 1-1.5 साल पहले लड़की की भी जनी होती है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि ये पहला और आखिरी धर्म है इस दुनिया का, इस पूरे विश्व का, जिसमें जितना सम्मान अ, मर्दों को दिया गया है, उतना ही सम्मान, उतना ही मान स्त्रियों को दिया गया है। मैं क्षमा के साथ आपको और यहाँ पे एक फिर सेकंड हम के लिए टोकना चाहूंगा। 1500 साल पुरानी एक किताब जी आई है, और आजकल के जो सबसे नया जी। धर्म, मजहब जो है, उसमें भी वो कहते हैं कि वो सम्मान उतना ही देते हैं, जबकि हम्म, वहां पे उनके पास लौंडिया सिस्टम भी है, चार पत्नियों को भी रखा जा सकता है, यद्यपि वो गैर मजहबी औरतों को वहां पे उनके साथ उनको स्लेव देखिए भी नीलू बनाया भाई, जाए। देखिए मैं, जी जी, मेरा ये मानना है कि कभी भी गधे और घोड़े का कभी कंपटीशन नहीं किया जाता है। गधे की रेस अलग होती है, घोड़े की रेस अलग होती है, तो मैं अभी जय घोड़ों की हिंद। बात कर रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आगे बढ़े भाई, जी, आगे बढ़े तो भाई कभी साहब। भी गधे क्षमा और घोड़े चाहूंगा, का कभी क्षमा कंपैरिजन नहीं चाहूंगा। किया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, मैं क्षमा जी। चाहूंगा कि मेरे से ये तो गुस्ताखी हुई। नहीं नहीं मैंने नहीं जी, ठीक है, पर्शियन कोई बात नहीं। घोड़ों को मैंने खच्चरों से सबके मन कंपेयर करने सबके की मन के गलती की थी। सवाल होते हैं नीलू भाई, और आपके मन में भी, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया नीलू भाई, आई वुड अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज ये पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है। अब हम हैं बेचारे 60,000 पारसी, ठीक है। अब हमारी क्या है, हमारी मार्केटिंग ज्यादा हुई नहीं है। अब हमारी पेप्सी और कोको कोला की तरह मार्केटिंग तो हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादा है नहीं। और दूसरी बात, हम वोट बैंक तो है नहीं कि हमारी काफी मार्केटिंग हो जाए। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी लोगों को गलत फहमियां हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे भी मेरे, मैं आज 29 साल का हूँ, मेरे 29 साल में जब से मैंने होश संभाला है, कुछ 15 एक साल की मैं अपनी एक्सपीरियंस को बताता हूँ। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जॉब्स, उसके बाद बिजनेस, इन सब में जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, मैं अपना नाम बताता हूँ, शेयर करता हूँ, हाय माई सेल्फ वर्नोश कपाड़िया। ओ अच्छा अच्छा, वर्नोश कपाड़िया, कौन से समाज से? मैंने बोला पारसी समाज से। ओ अच्छा, पारसी तो मुसलमान और क्रिश्चियनों का मिक्स है ना, अच्छा अच्छा, ओके। वहां मुझे थोड़ा सा, मैं नाराज हो जाता हूँ जनता से। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी सभ्यता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब लोग क्षमा चाहूंगा, लेकिन विश्व मैं में मैं पत्थर, वापस से यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि धर्म तो एक ही रहा है, जी मजहब कई हुए हैं। तो आप मजहब की बात कर रहे होंगे, जी, क्योंकि मतलब धर्म तो जी हर जी किसी का इंडिविजुअल होता है। आपका मातृ धर्म अलग है, आपका पितृ धर्म अलग है। हर किसी का धर्म तो इंडिविजुअल होता है। मजहब की आप बात कर रहे हैं, जी कंटिन्यू करें। जी, मजहब की बात मैं वही कर रहा हूँ कि जब
लोग, जब मैं बता देना चाहता हूँ कि हम किसी से निकले नहीं हैं, हम किसी से भी नहीं निकले हैं। जब शायद जिनकी बात करते हैं, जो भी हो, XYZ, वो लोग अगर पत्थर कूट के आग जला रहे थे ना, तब हम लोगों ने ग्रंथ लिख दिए थे सर। हमने हमारी गाथाएं लिख दी थी। हमारे जो धर्म गुरु है जरथोस्त्र, उन्होंने जिंदे अवस्था लिख दी थी। हम पढ़ना लिखना जानते थे। हमारे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी। हमें जब लोग जब झाड़ियों में जाके शौच करते थे, हमारे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी, जैसे कि हड़प्पा डायनेस्टी में हुआ करती थी, जैसे कि इजिप्शियन डायनेस्टी में हुआ करती थी। और मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि आपने इजिप्शियन में बहुत ऐसे क्रिएचर्स देखे होंगे कि मुंह जानवर का है, धड़ इंसान का है। मुंह इंसान का है, धड़ जानवर का है। तो ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। दिस इज द बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो कि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन डायनेस्टीज ने 6,000 6,500 साल पूर्व ही करके बता दी थी, जो कि आज का साइंस, आज का मॉडर्न साइंस आज भी नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से। अब चूंकि क्या हो गया है कि जैसे कि अब सर मैं आपको बताता हूँ, आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप सब मेरे हिंदू भाई बहन हैं, आप सब और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, आज हम पिरामिड्स की बातें करते हैं, आज हम दुनिया की बातें करते हैं, आज हम सैकड़ों सैकड़ों सभ्यताओं की बातें कर जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर है, आज हमारे भारत के बड़े प्राचीन मंदिर है, अजंता एलोरा जाइए। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट फेल हो जाएंगे वहां जाके, अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिकल सर्वे फेल हो जाएंगे कि कब बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, किसने बनाया। अब वो हमें, आज कोई बोलेगा, कोई अंग्रेज आके बोल देता है कि यार आप लोग अभी बना के दिखा दो, तो उसे, उस अंग्रेज को ये नहीं पता ना कि एक खिलजी नाम का राक्षस आया था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी थी, जो कि 9 दिन तक जली थी। वैसे ही हम पर्शियंस के साथ हुआ है कि हमारी टेक्स्ट बुक, हमारा जितना भी जो ग्रंथ थे, हमारी जो रिसर्च थी, हमारे जो ग्रह नक्षत्रों पे, जो प्लैनेट्स पे रिसर्च हुआ करती थी, जो नौ ग्रह जो हम कहते हैं, हिंदू धर्म में भी और पर्शियंस में भी कहा जाता है, वो सब हमारी जला के राख कर दी, हमारा इतिहास ही बदल दिया। तो आने वाली जनरेशन को क्या पता होगा? आने वाली जनरेशन को कुछ पता ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो लाइब्रेरी, आपने वो यूनिवर्सिटी जला दी जहां जाके वो बच्चा एजुकेशन ले सकता है। तो इसलिए आज अगर कोई पूछता है कि आज आप ये करके दिखा दीजिए, वो करके दिखा दीजिए, हमारी एशियन टेक्स्ट बुक्स आप लोगों ने जला दी, तो हम कहाँ से करके दिखा देंगे आपको? हमारा जो नॉलेज था, हमारा जो ब्रेन, जो मोबाइल की अपन जो कंप्यूटर की मेमोरी कार्ड बोलते हैं, जो हार्ड डिस्क बोलते हैं, अगर मैं सही हूं तो आपने वही उड़ा दी, तो मैं कहाँ से मेरा डाटा ला के दूंगा आपको बॉस? तो ऐसे सब हमारा धीरे धीरे पतन हुआ। अब उसके बाद हिंदुस्तान की धरती, पावन धरती पे, भारत माता की धरती पे पहला कदम रखा। इस बीच मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम पर्शियन गल्फ से गुजरात तट, जिसे हम संजान, जो कि दमन एंड दीव की तरफ है, उधर जब हम आए, तो बीच में ऐसा नहीं है कि बस आ गए हम हमारी पवित्र अग्नि को लेकर। बीच में हमें पोर्चुगीज का हमला भी सहन करना पड़ा। बीच में हमारे कई जो साथी आए थे, ऐसा बताते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि कई नावें बह भी गई, क्योंकि तूफान, अब तूफान को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि तूफान भी आए, कई हमले भी हुए हम पे पोर्चुगीज के, और कई सारे बैरियर्स, कई सारे रोक हमको हिंदुस्तान आपदाएं, आने में, कठिनाइयां, आने में, आपदाएं। कठिनाइयां आज आने में, बिल्कुल आज बिल्कुल आज अगर सिर्फ अपने परिवार को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, आज की सारी मॉडर्न बिल्कुल। एमिनिटीज के साथ मॉडर्न भी, फैसिलिटीज के तो, साथ। तो भी काफी मुश्किल होता है, कठिन होता है। आप उस देखिए नीलू भाई, अगर 1500 आप मान साल, लीजिए, आप आप मान लीजिए कि हम कोई रोड ट्रिप कर रहे हैं, अगर गलती से कोई टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का, हम वो आधा घंटा कितना परेशान होते हैं, आप इमेजिन कीजिए। आज हमें पर्शिया से हिंदुस्तान आने में, मुझे वक्त तो नहीं पता कितने दिन लगे उस समुद्र से हमें यहाँ तक आने में, लेकिन वो खाना, वो बच्चों की व्यवस्था, वो महिलाओं की व्यवस्था, वो जो हम आतस बहराम, जो हमारा पवित्र आतस बहराम, हमारी अग्नि है, उसे बचाते हुए, उन वैशी दरिंदों के हाथ से बचाते हुए, हम यहाँ तक हिंदुस्तान की पावन धरती पे हमारे धर्म को पुनः स्थापित, मैं शब्द वापस यूज करूंगा कि हमारे धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए हम हिंदुस्तान की पावन धरती पर हमने कदम रखा। अब भैया कदम तो रख दिया, कोई बात नहीं। अब नीलू भाई, कोई आपके घर आएगा अचानक से, इतना मास ऑफ पीपल, तो थोड़ा आप भी उसको डाउट करोगे कि यार क्या चाहता है ये मेरे से, मेरी जमीन तो नहीं ले लेगा, मेरे से मेरा राजपाट तो नहीं ले लेगा, मेरा साम्राज्य जिस दिन ले लेगा। कोई गलत बात नहीं, इसमें अच्छी बात है। हम संजान के तट पर टेंट लगाकर अपनी व्यवस्थाओं के साथ, राजा, राणा,
सिंह जी, जो उस समय गुजरात में, जो वलसाड में अ, राजपाट संभाल रहे थे। तो एक उनका दूत आया, उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये कोई पर्शिया से कुछ आए हुए हैं पलायन करके। उनके मन में पलायन ही आया था उस टाइम शब्द, ये पलायन करके आए हुए हैं। अब हमारे जो बड़े बड़े दस्तूर, दस्तूर में क्लियर कर देना चाहता हूँ, दस्तूर मतलब कि जो बड़े पंडित होते हैं, जो अपने समाज में, आपके धर्म में जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, तो उनको लेकर राजा साहब के सामने दरबार में पेश किया कि ये आए हैं और ये चाहते हैं कि हम इस धरती में रच बस जाए, आप हमें जगह दीजिए, हमें हमारे मंदिर, हमारे अग्नि मंदिर स्थापित करने के लिए जगह दीजिए, हमें रहने के लिए घर दीजिए, हमें काम करने के लिए कुछ रोजगार दीजिए, उस समय की जो भी रोजगार योजना होती होगी, हमें खाने के लिए अन्न दीजिए करके हम आए। अब उस टाइम लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ करता था, बट ऑब्वियस भाई यहाँ पर शुद्ध हिंदी बोली जाती थी, वहां पे अवस्था लैंग्वेज बोली जाती थी, जो कि पर्शियन, लेटर पर्शियन हो गई बाद में। तो राजा साहब ने एक दूध का कप दिया। ये कहानी बड़ी फेमस है, बहुत फेमस कहानी है, हर कोई जानता है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने दूध का कप दिया, और दूध का कप देके उन बड़े दस्तूर जी, जो बड़े पंडित थे और जो हमारे धर्म के बड़े बड़े लोग थे वहां के, तो उनको बोला कि भाई यहाँ पे जगह फुल है, यहाँ पर जगह फुल है, ये कप है, और कप में जो दूध है वो लोग हैं। अब जगह फुल है, हम आपको नहीं रख सकते। तो हमारे जो दस्तूर जी थे, तो विद्वान पंडित थे हमारे, उन्होंने कहा मुझे शक्कर मिल सकती है। तो राजा साहब ने बोला बिल्कुल, आप राजा के दरबार में, आप राणा सिंह के दरबार में हो, आप जहांगीर राणा के दरबार में, आप बिल्कुल शक्कर क्यों नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने शक्कर करवाई। उन्होंने 2 चम्मच शक्कर डाली दूध के अंदर, उसको घोला, और ये मैसेज दिया राजा साहब को कि जिस तरह ये दूध के अंदर शक्कर घुल गई है, उसी तरह ये पारसी, जो पर्शियन, जो जोरास्ट्रियन है, हिंदुस्तान की धरती में, हिंदुस्तान के कल्चर में, सनातन धर्म के लोगों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ ऐसे रच बस जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान में मिठास का ही काम करेंगे, कभी कड़वाहट का काम नहीं करेंगे। और इतिहास का पन्ना पन्ना, मैं गौरवान्वित हूँ ये बोलने के बाद, बोलने के पहले, मतलब मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं बोलूंगा कि इतिहास का पन्ना 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 चेक कर लीजिए कि आज तक कभी भी किसी पारसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हमेशा भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत अगर माता है, तो मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि भारत अगर माता है वाकई में, तो इस माता के ऊपर रखा हुआ जो मुकुट है वो पारसी है। क्योंकि अगर पारसी नहीं होंगे तो भारत माता के वो मुकुट, वो भारत माता का वो वर्चस्व, वो जो प्रतिबिंब है, उसका महत्व मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। इसलिए वो मुकुट पारसी ही समाज है, मेरा मानना ये है नीडू भाई। ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद हम जी। मैं स्वागत करना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल आपके इसी कथन का समर्थन करना चाहूंगा। चाहे हमारे फील्ड मार्शल जी। सैम मानेकशॉ रहे हों, सैम मानेक शाह जी। जी बिल्कुल, जी। चाहे हमारे आज इसरो की बात होती है, आज स्पेस साइंस की बात होती है, आज आज एटॉमिक एनर्जी जी। की बात होती है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जी। होमी जहांगीर बाबा जब भारत आजादी की संघर्ष में था, तब एक पारसी बेटा जी। इस भारत माँ की भूमि के लिए एटॉमिक एनर्जी की बात कर एक रहा था। भारत माँ का एटॉमिक, सुपुत्र, ये शब्द आप यूज कीजिए, भारत माँ का बिल्कुल, सुपुत्र। वो भारत संघर्ष माँ कर का रहा था कि सुपुत्र, हिंदुस्तान को मैं न्यूक्लियर पावर बना के छोड़ूं। द एनर्जी आज बिल्कुल, और आज का न्यूक्लियर भारत, पावर बना के छोड़ूं। आज के भारत जी। को पूर्णतः यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि यद्यपि जी। इकॉनमी में हम बात करें, चाहे गोदरेज की, चाहे टाटास की, चाहे साइप्रस जी। पूनावाला की, या आप बात जी। करें सैम मानेकशॉ जैसे जनरल की, मैं ये बात एक सेकंड के लिए आपसे क्षमा जी। चाहते हुए मैं लेना चाहूंगा वक्त। बस मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को ये जी। इमेजिन करें कि जो जी। आक्रांता आए थे विदेश से, जो यद्यपि भारत को भी अपना जी। आ, गुलाम बनाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि इस गुलाम बनाना चाहते थे। भारत माँ को भी जंजीर में जकड़ा जाए। तो वहां पे एक पारसी ने कमांड दिया एक जीव को, और एक सरदार ने 90,000 आक्रांताओं के पैंट खुलवा दिए। जी कंटिन्यू करें, क्षमा जी। चाहूंगा। मैं 71 की लड़ाई पे आना चाहता हूँ। हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, ये उस टाइम बड़ा उड़ रहे थे कि अरे
बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देंगे, बांग्लादेश को ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्हें ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान वो पारसी सुपुत्र, वो हिंदुस्तान की धरती पे वो लोहा पैदा हुआ हुआ है जो 71 की लड़ाई में इनको जो धूल चटाई थी पाकिस्तानियों को,